Hello and welcome to Learning Chemistry with S. K. Verma. Dear friends, फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री कोर्स में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि जीओसी की यूनिट हमने अभी अभी कंप्लीट की है, जिसका 8 अक्टूबर को ही एक ऑनलाइन टेस्ट भी लिया गया है जिसमें 30 क्वेश्चंस थे। और उस टेस्ट का हम लोग आज एनालिसिस करने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है हम लोग उनको देखने वाले हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक दो क्वेश्चंस की लैंग्वेज में प्रॉब्लम थी, उनके ऑप्शंस में प्रॉब्लम थी, और कुछ क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो कई साथियों को पकड़ में नहीं आए। जैसा कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है डाउट सॉल्यूशन के लिए, उसमें कई लोगों ने कई क्वेश्चंस के लिए ये पूछा कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो इसको देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि क्यों ना पूरे टेस्ट का ही एनालिसिस कर दिया जाए। जो क्वेश्चन गलत हो उसको गलत बताया जाए, जो जिस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है उसे डिस्कस किया जाए और आंसर कैसे आएगा ये बात की जाए। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जीओसी का ये टेस्ट था बिल्कुल भी हाई लेवल का नहीं था। ये एक फंडामेंटल लेवल का टेस्ट था कि फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं उनको यूज़ करते हुए केवल एक टेस्ट डिज़ाइन किया गया था। चलिए ठीक है, जैसा भी है हम फटाफट से बात करते हैं। सबसे पहले मैं साइड में हो लेता हूं, जैसा कि मैं कई बार ये साइड में होना है वो भूल जाता हूं। ठीक है, और अब हम फटाफट से चलते हैं। ये हमारा टेस्ट है दोस्तों, एनोटेशन मैंने ऑन कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले इन 30 क्वेश्चंस में से दोस्तों आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि 4 हमारे पास ऑप्शन है, इनमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा दिखाएगा यह हमें बताना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पता करने का एल्कीन्स में, ये सारे के सारे एल्कीन हैं, इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पता करने का एक ही तरीका है दोस्तों। और वो तरीका हमारा क्या है? वो है आपका ये जो डबल बॉन्ड के जो कार्बन होते हैं दोनों, इनसे जो ग्रुप जुड़े हुए होते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। यानी कि जैसे आपका 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर ये ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की शर्त यही है कि किसी डबल बॉन्ड से जुड़े हुए किसी भी कार्बन एटम पर दोनों ग्रुप जुड़े हुए सेम नहीं होने चाहिए। यानी कि ये 1 2 ये डिफरेंट होने चाहिए, ये 3 4 ये भी डिफरेंट होने चाहिए। बात को सुन लीजिए, ये जब दोनों ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़े हुए जब अलग अलग होंगे तो ही आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगा। और आप ये जो 4 है ये इस शर्त को पालन करता है। चाहे आप इसको सेकंड ऑप्शन है जिसमें 4 मिथाइल पेंटुइन है, ये इस शर्त को पालन करता है। जो आपका सेकंड ऑप्शन है इसका हम लोग बना लेते हैं। ये क्या है? आपका 4 मिथाइल पेंटुइन है। चलिए ठीक है, सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पेंट यानी कि आपका 5 कार्बन, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड पे इन यानी कि ये 2 पे इन। अब 4 पे मिथाइल, ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 पे आपका दे दिया हमने मिथाइल। अब हम फटाफट से इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से इसको ट्रांस बनाते हैं ना, उस तरह से देख लेते हैं। तो आपका ये हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन से एक आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड है और एक आपका मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड है। तो ये आपका 1 कार्बन हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। ठीक है, अब 3 कार्बन से भी दोस्तों एक आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और उसके बाद में इससे एक आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे कि वहां पर दिखाया हुआ है। ये लीजिए, ये आपका 4th हो गया, ये आपका 5th कार्बन हो गया। तो आप देख रहे हैं ये जो कार्बन एटम है इससे जुड़े हुए दोनों ग्रुप क्या हैं? डिफरेंट है। इसी तरह से ये जो कार्बन एटम है जुड़े हुए ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है। बाकी को आप ट्राई करके देख लेना, तीनों के तीनों नहीं दिखाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। और ये कहता है कि आपका जो थायोल एनायन है और एल्कोक्सी एनायन है, इनमें इनके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है बोल करके। तो ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियोफिलिसिटी, उसके ऊपर ये क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया है। और इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो आपका RS- है और एक आपका RO- है, यानी कि थायोल और एल्कोक्सी जो है, इनमें से आपका बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है और बेस मतलब हाँ बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा? देखिए हमारा थंब रूल क्या है न्यूक्लियोफिलिसिटी निकालने का। न्यूक्लियोफिलिसिटी निकालने का हमारा थंब रूल ये है कि आप एक पीरियड में मूव करते हैं, इधर से इधर मूव करते हैं। यदि आप एक पीरियड में, तो आपका जो जो स्ट्रोंगर एसिड होगा, स्ट्रोंगर
एसिड नहीं सॉरी, स्ट्रोंगर आपका जो बेस होगा, ठीक है, वही आपका क्या होगा, बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। ये लो, वही स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल होगा। लेकिन जब आप पीरियड सॉरी इसमें ग्रुप में मूव करते हैं ऊपर से नीचे, ठीक है, तो आपका जो वीकर बेस होगा, वीकर आपका जो बेस होगा वही आपका क्या होगा, स्ट्रोंगर या बेटर आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। बहुत सिंपल सी बात है ना। अब आपको ये हमने बहुत ही अच्छी तरह से करके देखा है किसमें, आपके क्या बोलते हैं, ये जो टॉपिक था किसका, न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला। ये देखिए, ये उसका पीडीएफ है और इसमें साफ साफ बताया हुआ है कि आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लो चाहे मत लो, छोड़ो, सॉल्वेंट को छोड़ते हैं। हाँ चलो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमने लिया। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में साफ साफ लिखा हुआ है वीकेस्ट बेस इज द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। वीकेस्ट बेस ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। उसके बेसिस पे आप यदि ऊपर से नीचे जाएंगे एक ग्रुप में, तो आई माइनस यानी कि हेलोजन में आप जाएंगे, तो आई माइनस जो है वो आपका बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है हेलोजन में, ठीक है। इसी तरह से आप यदि इनमें ग्रुप से ऊपर नीचे जाएंगे, OH और SH, ठीक है ना, फिर बाद में सेलेनियम का हाइड्राइड, इनमें यदि आप ये आप 16 ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ये आप 17 में, ठीक है। ये इनके जो हाइड्राइड्स के जो एसिड हैं, ये उनके बेस हैं एक्चुअल में, ठीक है ना। तो इसमें वीकेस्ट बेस जो होगा वो आपका बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा। तो आपका जो RSH है वो क्या है, अच्छे एसिड होते हैं किसकी कंपैरिजन में, ROH के कंपैरिजन में, ठीक है। ये अच्छे एसिड होते हैं, इसका मतलब इनका जो बेस होता है RS माइनस, ठीक है, ये क्या होता है, वीकर आपका बेस हो गया और यही आपका स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। देखो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो है, लेकिन एक चीज़ हम लोगों ने क्लियर ली है, यदि सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ हो तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाला ही ऑर्डर फाइनल रखना है। एग्जाम में आप याद रखिए, यदि आपको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट दे दिया तो अच्छी बात है, सॉल्वेंट यदि दे दिया तो अच्छी बात है। जैसे एप्रोटिक सॉल्वेंट आप लेंगे तो आपका जो F माइनस है वो क्या होगा, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा हेलोजन में। लेकिन यदि प्रोटिक सॉल्वेंट आपको दे दिए तो आपका I माइनस है वो आपका बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। लेकिन यदि सॉल्वेंट नहीं दिया, ये देखिए ये बात यहाँ भी लिखी हुई है, इफ सॉल्वेंट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट विल बी द आंसर। प्रोटिक सॉल्वेंट का जो आंसर है वही फाइनल आंसर होगा। और प्रोटिक सॉल्वेंट का जो आंसर है वो ये कहता है कि आपका एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो एक ग्रुप में वीकर बेस आपका क्या है, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। तो वापस हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, आपका ये जो वीकर बेस है कौन, आपका RS माइनस लेस बेसिक है लेकिन मोर न्यूक्लियोफाइल है RO माइनस से। तो यही आपका उत्तर इसमें सही है, क्योंकि ये जो लेस बेसिक है यानी कि जो वीकर बेसिक है वही बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए यही जो लेस बेसिक है वही मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा, ठीक है ना। तो आपको याद रहेगा, या तो प्रोटिक सॉल्वेंट दिया हुआ हो, नहीं दिया हुआ हो तो आपको प्रोटिक सॉल्वेंट वाला आंसर है वो फाइनल मानना है, ठीक है। किसमें, एक ग्रुप के लिए, पीरियड के लिए तो आपको पता ही है ना, आपका जो क्या बोलते हैं, स्ट्रोंगर बेस ही आपका अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, ओके। अमंग द फॉलोइंग एसिड विच हैज़ द लोएस्ट pKa वैल्यू, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। लोएस्ट pKa वैल्यू, pKa वैल्यू से रिलेटेड आप जानते हैं, मेरे ख्याल से जानते हैं। आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड, देखो कॉन्सेप्ट ले लेते हैं इसका, एक स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा वही होगा जिसका Ka क्या होगा, ज़्यादा होगा। Ka क्या होगा, ज़्यादा होगा। Ka ज़्यादा होगा दोस्तों तो उसका pKa क्या होगा दोस्तों, कम होगा, याद रखिए, ठीक है। इसी तरह से आपका एक स्ट्रोंगर एसिड के लिए H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपकी ज़्यादा होगी तो आपका जो pH है दोस्तों वो आपका कम होगा। याद रहेगा आपको, स्ट्रोंगर एसिड के लिए आपका Ka ज़्यादा होना चाहिए, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए। Ka ज़्यादा होगा तो pKa कम होगा और H प्लस ज़्यादा होगा तो pH कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, यानी कि स्ट्रोंगर एसिड के लिए pKa कम और pH भी कम। अब ये लोएस्ट pKa वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि हमें स्ट्रोंगर एसिड बताना है। देखो हम जानते हैं जो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है वो आपके एसिटिक एसिड, और यदि इसमें एल्काइल ग्रुप आप और भी लगा दोगे, जैसे यहाँ मिथाइल लगाया हुआ है, यहाँ आपका इथाइल लगाया हुआ है, यहाँ आइसोप्रोपाइल लगाया हुआ है, ठीक है, तो ये आप लगाओगे तो इनका प्लस आई इफेक्ट लगेगा, और प्लस आई इफेक्ट जो आपका COOH है उसकी एसिडिक बिहेवियर को कम कर देता है दोस्तों। बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मिक एसिड जो इन सब में जिसका एसिडिक बिहेवियर ज़्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसी का pKa क्या होगा, आपका कम होने वाला है, ठीक है। विच ऑफ द कार्बेनाइन इज द लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल कौन है, कार्बेनाइन
ओके, कार्बेनाइन की बात चल रही है। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी का प्रिंसिपल आपको मेरे ख्याल से पता होगा कि आपका यदि कार्बेनाइन है और उससे यदि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपका विथ ड्रॉइंग ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप यदि कोई है तो वो इस चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा और नेगेटिव चार्ज यदि कार्बन पे कम हो जाएगा, ठीक है, तो दोस्तों स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो स्टेबिलाईज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पर पे भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। इसमें ये आपका कौन सा इफेक्ट है, आपका प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ देखिए इसका माइनस आई लगेगा, यहाँ इसका भी माइनस आई लगेगा, इसका यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लगेगा, और यहाँ पर देखो कोई प्लस आई भी नहीं है, माइनस आई भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो कार्बन आयन को याद रखिए, इलेक्ट्रॉन आपका जो डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो आपको डिस्टेबलाइज करता है, क्योंकि इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये और इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, और रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। हमेशा याद रखिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कम करता है। यहाँ पर ये CH3 ये प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए ये इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन होने वाला है, जो कि आपका जो कार्बन आयन है वो आपका सबसे कम स्टेबल है, ठीक है। इतनी बात हो गई। ये एक रिएक्शन दिया गया था और इसका प्रकार पूछा गया था कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो दोस्तों ये आपका KOH में जरा देख लो, ये जो OH माइनस है ये यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो I माइनस को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या तो आंसर ये होगा या ये होगा, ठीक है। अब ये एल्काइल हैलाइड है तो आपको वैसे ही याद आ गया होगा, एल्काइल हैलाइड की मेन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, क्योंकि यहाँ पर ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा और ये इस कार्बन से जाकर के बॉन्ड बनाएगा और I अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल लेगा और K के साथ कंबाइन होकर के Ki बनाएगा, यानी कि OH माइनस एक आपका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल ने आयोडीन को, I माइनस आयन को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हो गई, ठीक है। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन था। और अब हम आ जाते हैं दोस्तों 6 नंबर के क्वेश्चन में। 6 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है कि ये आपके पास एक कैटायन है, एक आपके पास N प्लस है और हमारे पास क्या है CH3 और इसका होल आपका 4 है, ओके यस, यानी कि क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट है ये, ओके कोई बात नहीं। नाइदर एन इलेक्ट्रोफाइल नोर न्यूक्लियोफाइल, यानी कि न तो ये न्यूक्लियोफाइल और न ही ये इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा क्यों नहीं है भाई, देखो बहुत सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोफाइल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसको वो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन आपका क्या होना चाहिए, रिच होना चाहिए। और वो कैसे हो सकता है, या तो नेगेटिव चार्ज हो या आपका लोन पेयर हो, ठीक है, तभी वो इलेक्ट्रॉन रिच हो सकता है। तो ये सिचुएशन तो है नहीं, इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल क्यों है, ये आपको पता, ये न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं है ये आपको पता चल गया, क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए नहीं है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं है, तो क्यों नहीं है इलेक्ट्रोफाइल, जरा समझ लो। इलेक्ट्रोफाइल इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो एन है जिसने 4 बॉन्ड बना लिए, है ना, तो अब इसके पास क्या है कि वैकेंट ऑर्बिटल दोस्तों नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पोजीशन में ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन ये ले ही नहीं सकता। बात को समझ में आई, इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। एन क्योंकि यहाँ पर एन ने 4 बॉन्ड बना लिए ना, तो एन के सारे जो ऑर्बिटल्स हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। बात आपको समझ में आ गई, इसलिए न तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, न तो ये देकर के कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, न ये इलेक्ट्रॉन लेकर के कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, इसलिए न ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ न ये न्यूक्लियोफाइल हुआ। अब यहाँ पर आंसर आपका सेकंड आएगा। सेकंड क्या कह रहा है, नाइदर हैज़ एन इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल फॉर डोनेशन, सही बात है, इसके पास डोनेशन के लिए इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। नोर कैन अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन सिंस ऑल शेल्स ऑफ नाइट्रोजन आर फुल्ली ऑक्यूपाइड, यानी कि नहीं ये इलेक्ट्रॉन आपका अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के जो सारे सेल हैं वो पूरे भरे हुए हैं, वैकेंट ऑर्बिटल इसमें है ही नहीं, ठीक है, इसलिए यही सही आंसर होगा। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, डज नॉट हैव इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर डोनेशन, ये बात तो सही है, डोनेशन के लिए नहीं है। एज वेल एज कैन नॉट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, नहीं ये बात गलत हो गई, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट तो कर सकता है, लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल हैं वो नहीं होते जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर रहा है, नो, इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो अपने वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इसलिए अट्रैक्शन की हमारी डेफिनेशन इलेक्ट्रोफाइल में नहीं आती है दोस्तों।
इलेक्ट्रोफाइल में आती है आपके इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट यानी कि एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाने की कंडीशन होती है। बात आपको समझ में आई? और इसके लिए वैकेंट ऑर्बिटल उसमें इलेक्ट्रोफाइल में होना चाहिए, इसलिए सेकंड जो फर्स्ट ऑप्शन था वो बहुत ही बारीक अंतर से दोस्तों आउट हो गया। सेकंड वाला ऑप्शन है इसमें विजेता घोषित हो गया है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। ये 7th नंबर का क्वेश्चन है, कार्बोकैटायन का इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी के ऑर्डर आपको पूछ रहा है। हमेशा याद रखिए कार्बोकैटायन में इंक्रीजिंग का मतलब प्राइमरी से ज़्यादा होता है, सेकेंडरी से ज़्यादा होता है आपका टर्सरी। अब आप इसमें देखोगे तो बी सबसे ज़्यादा आपका स्टेबल है, क्योंकि ये आपका टर्सरी है, तो ये आपका बी हो गया दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये आपका कौन सा हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया सी और इससे सी, तो ये तो आपका प्राइमरी टाइप का नहीं, ये आपका हो गया, हाँ ये आपका प्राइमरी टाइप का है, ये भी आपका प्राइमरी टाइप का है, और ये आपका सेकेंडरी टाइप का है। तो टर्सरी यानी कि बी सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। उसके बाद में आपका सेकेंडरी टाइप का ज़्यादा स्टेबल हो गया, यानी कि आपका डी होगा। उसके बाद में ये प्राइमरी और ये प्राइमरी, इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी। इन दोनों के बीच में लड़ाई का फैसला होगा हाइपर कंजुगेशन से। इस कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है ऑप्शन नंबर 1 में, उसका ये अल्फा कार्बन एटम है और उस पे अल्फा पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं है। जबकि इसमें जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये उसका अल्फा कार्बन है और इस पे 2 हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। इसका मतलब दोनों प्राइमरी हैं ए और सी, इनमें से आपका जो सी है वो हाइपर कंजुगेशन की वजह से ज़्यादा स्टेबल है, और फिर आपका दोस्तों आ गया ए। तो इस तरह से आपका आंसर ये हो गया बी डी सी ए। बात आपको समझ में आ गई? यानी कि यहाँ पर हमेशा याद रखिए हाइपर कंजुगेशन से फैसला हुआ है ये। ठीक है ना। आप ओवरऑल भी हाइपर कंजुगेशन से इसका फैसला कर सकते हैं कि हाइपर कंजुगेशन जो आपका ये है, इसमें 9 अल्फा एच है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा होगा। इसमें आपके 3 और 2 5 अल्फा एच है, इसलिए इसमें इससे कम होगा। और फिर आपका सी में कितने अल्फा एच हैं, 2 अल्फा एच है, इसलिए इससे इसमें हाइपर कंजुगेशन और भी कम होगा। और उसमें आपके अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसलिए ए में हाइपर कंजुगेशन सबसे कम होगा। तो ऑर्डर आपका आ गया, ए सबसे कम स्टेबल है और बी आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब आपको ये पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या इन्वॉल्व होता है? देखो इंडक्टिव इफेक्ट में जो ए एटम और बी एटम होता है, मान लेते हैं, ठीक है, इनके बीच में क्या, अच्छा कार्बन चेन का केस है ना यहाँ, तो कार्बन चेन बनाना पड़ेगा। ये कार्बन चेन बनाया, अब मान लेते हैं इससे X जुड़ा है, X की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो ये अपनी तरफ खींच लेगा। मान लेते हैं यहाँ पर Z जुड़ा है, तो Z की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन की तरफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कुल मिला के बात ये है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है आपके इंडक्टिव इफेक्ट में, और कुछ भी नहीं होता, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि आंशिक रूप से वो इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले एटम की ओर खिसक जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है, ये वैसे गया ये वैसे गया। डीलोकेलाइजेशन नहीं होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। जो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है उसकी तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है, डीलोकेलाइजेशन नहीं होता। आपको इन दोनों में अंतर समझना होगा, डीलोकेलाइजेशन में और डिस्प्लेसमेंट में। डीलोकेलाइजेशन में इलेक्ट्रॉन अपना जो शेल होता है वो छोड़ करके मॉलिक्यूल में घूमता रहता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन IUPAC नोमेनक्लेचर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है दोस्तों। इसकी नंबरिंग के लिए इसके नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले नंबरिंग करनी पड़ेगी। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देते हैं, इसलिए इसकी नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, बात आपको समझ में आई? यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट आपको ये भी बता दूँ, मान लेते हैं आपको कंपाउंड ये मिला। ठीक है, अब आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे? आप कहेंगे सर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे बोल करके इधर से कर देते हैं, 1 2 और 3 4 और 5। ये गलत हो जाएगी दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी तभी देनी है जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का सेम पोजीशन आ रहा हो। यहाँ देखिए सेम आ रहा है, इधर से इसका एक आ रहा है तो इधर से करेंगे तो इसको एक मिल रहा है। बात समझ में आ गई? उस केस में हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। अदरवाइज यदि डबल बॉन्ड यदि आपका टर्मिनल नहीं है, यानी कि नंबर 1 कार्बन पे नहीं है, तो फर्स्ट अनसेचुरेटेड कार्बन को हम लोग नंबरिंग पहले देते हैं। उस केस में यहाँ पर किसको नंबरिंग पहले देंगे? आपके एल्काइन को देंगे। तो नंबरिंग आपकी यहाँ से शुरू होगी, 1 2 3 और 4 और 5। बात आपको समझ में आ गई? ये नंबरिंग सही होगी, लेकिन हमारा जो केस है, हमारा जो क्वेश्चन है, उसमें डबल बॉन्ड को ही नंबरिंग 1 मिलेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को 1 1 पोजीशन मिल सकता है। ये हो गई यहाँ पर
टोटल इसमें कार्बन एटम कितना है, देखो नाम लिख देते हैं इसका, प्रीफिक्स इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले कार्बन एटम इसमें कितने हो गए, 5, तो हम लिखेंगे पेंट, और उसके बाद में आपका एल्किन को पहले लिखते हैं, इसलिए 1 पे आपका ईन आ गया। लास्ट का आपका जो ई है वो डिलीट हो जाएगा क्योंकि आगे वाई आ रहा है। और 4 पे आपका क्या है, देखो ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए 4 आपका हो गया आइन। अब इसको मिलाएंगे तो ये आपके मेरे ख्याल से बी ऑप्शन से मिलेगा, 1 पेंट 1 इन 4 आइन। तो इस तरह से ये इसका नाम हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इसमें जो होमोलोगस सीरीज है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सही नहीं है, इसको ये पूछा इन्होंने। तो एडजेसेंट मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप नहीं, होमोलोगस, हाँ होमोलोगस सीरीज के कोई भी एक ग्रुप का, ठीक है, उसमें आपके मास 14 का अंतर होगा, बिल्कुल 14 का अंतर होगा। आप होमोलोगस सीरीज बना करके देख लेना, 2 सक्सेसिव मेंबर में आपके 14 का डिफरेंस होगा, ठीक है। और CH2 यूनिट का अंतर होगा, ये बात भी सही है, होमोलोगस सीरीज में CH2 का अंतर होता है, ठीक है। इसके जो आपके क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर होते हैं उनको सेम जनरल मेथड से बना सकते हैं, यस उनमें, क्योंकि उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है दोस्तों, इसलिए सेम जनरल मेथड से वो बनते हैं। और इनके जो सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं। यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है दोस्तों, एक होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी तो देखो सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी आपके मास पे डिपेंड करती है, इसलिए जैसे जैसे मास चेंज होता है वैसे वैसे फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, और जो गलत है वही हमारा सही आंसर है, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में गलत स्टेटमेंट को पूछा हुआ है। बात आपको समझ में आ गई? ओके, यस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज एन आइसोप्रोपाइल ग्रुप। देखो आइसोप्रोपाइल ग्रुप किसको बोलते हैं, समझ लो जरा, ठीक है, समझ लो। आपका जो चेन होती है कोई भी, और चेन के यदि सेकंड लास्ट कार्बन, सेकंड एक एंड पे, इधर भी एंड है चेन का, इधर एक सिरा है, एक ही सिरा इधर है, दोनों सिरे हैं। एक सिरे पर यदि एक कार्बन छोड़ करके इस तरह से एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है सेकंड लास्ट कार्बन पे, तो इस तरह की स्ट्रक्चर जो होती है उसको हम आइसो बोलते हैं। अब इसमें पूरे कितने कार्बन एटम है उसके हिसाब से हम इसको बोलेंगे कि ये आइसो आपका क्या है, हेक्सेन हुआ या आइसोहेप्टेन हुआ या आइसोपेंटेन हुआ, जो भी हुआ, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो दोस्तों ये एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। बात तो आपको समझ में आ गई, इसको हम आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अब आप इसमें यदि स्ट्रक्चर बना करके देखोगे आइसोप्रोपाइल ग्रुप की, तो वो काफ़ी सिंपल सा है, आपको नंबर 1 में मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये है आपका 2 मिथाइल पेंटेन, तो सबसे आप पहले आप क्या लिखोगे, पेंटेन, और 2 पे आपका मिथाइल, ये लो, तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल ग्रुप, इसका मतलब यही आपका आंसर है। बाकी आप 3 करके देख लेना, इस तरह का स्ट्रक्चर बाकी 3 में इनमें नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए कह रहा है, और ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है विच हैव मोर देन वन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट एक से अधिक प्रकार की किस्में है। अब सब में देखो कार्बन की ट्रिक क्या है, कार्बन की हमारी ट्रिक है, कार्बन की नहीं, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों की ट्रिक यही है, यदि वो एटम एक डबल बॉन्ड बना रहा है, कोई भी XYZ कोई भी एटम मान लेते हैं, X ले लेते हैं, और X की वैल्यू ये हो गई अब, ठीक है। तो यदि ये बना रहा है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, ठीक है। यदि आपका ये 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, जैसे आपका ये हुआ 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, या ये ट्रिपल बॉन्ड हुआ, इसमें आपके क्या हैं, 2 पाई बॉन्ड हैं, तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, ठीक है। और यदि एक भी पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है तो वो होगा sp3। बात आपको समझ में आ गई? अब यहाँ करते हैं, ये कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रहा है, sp2, ये भी आपका sp2, ये भी आपका sp2, ये भी आपका sp2, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला sp, ये आपका sp, ये आपका sp, और ये भी आपका sp। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, ये एक भी पाई बॉन्ड नहीं बन रहा, इसलिए ये सब में sp3 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आपका sp3, और ये आपका sp, ये भी sp, और ये आपका sp3। अब आप देखिए क्वेश्चन को वापस पढ़ लेते हैं एक बार, क्या कहा है इसने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव मोर देन वन टाइप ऑफ हाइब्रिड कार्बन। ओके, यानी कि जिसमें हाइब्रिडाइजेशन एक से अधिक प्रकार का किसमें है, एक से अधिक टाइप का किसमें है, इसमें भी नहीं है, सारे सेम है, इसमें भी सारा सेम है, इसमें भी सारा सेम है। डी में देखो दोस्तों, 2 कार्बन एटम sp3 के हैं और 2 sp के हैं, इसका मतलब इसमें वो जो शर्त है वो पूरी हो रही है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। फ्री रेडिकल
का स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 13 में। फ्री रेडिकल देखो ये जो ऑर्डर है वही होगा, बेंजाइल फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, फिर आपका विनाइल आएगा, फिर आपका मिथाइल एलाइल आएगा, एलाइल के बाद में मिथाइल आएगा और बाद में लास्ट में विनाइल आएगा। जो आपके फ्री रेडिकल हैं उनकी स्टेबिलिटी हमारी बात करी हुई है। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी आपकी कहाँ है दोस्तों, ये भी नहीं है और मेरे ख्याल से ये होनी चाहिए। ये देखिए ये फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है आपका, ये आपका क्या बोलते हैं, एनोटेशन इसमें ऑन नहीं है, अभी कर लेते हैं, ये लो, ठीक है। ये आपका फ्री रेडिकल है, ठीक है, जिसमें ये आपका टर्सरी टाइप का है और जिसमें आपके क्या लगी हुई है, 3 बेंजीन रिंग लगी हुई है उस कार्बन से जिसके ऊपर आपका क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। इसमें 2 बेंजीन रिंग लगी हुई है, इनमें एक्सटेंडेड कंजुगेशन है इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल है। फिर आपका बेंजाइल है, फिर आपका एलाइलिक है, फिर आपका टर्सरी है, फिर आपका सेकेंडरी है, फिर आपका प्राइमरी है और फिर ये है। और विनाइल फ्री रेडिकल इसके भी लास्ट में होता है। विनाइल फ्री रेडिकल क्यों, क्योंकि आपका विनाइल जो फ्री रेडिकल है उसमें जिस कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड है उसी पे आपका रेडिकल होता है जो कंजुगेशन या रेजोनेंस या कैसे भी स्टेबलाइज नहीं होता है। बात आपको समझ में आई, इसलिए ये और भी ज़्यादा आपका लेस स्टेबल है कौन, विनाइल, ठीक है। ऑर्डर आप चाहें तो यहाँ भी देख सकते हैं, ये भी सेम टाइप का ही ऑर्डर है जो मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। इसमें आपका जो आंसर होने वाला है दोस्तों वो मेरे ख्याल से आपका सेकंड आंसर होने वाला है। फर्स्ट बेंजाइलिक सबसे ज़्यादा, फिर एलाइलिक, फिर मिथाइल और विनाइलिक सबसे कम, ठीक है। ओके यस, ये आपका -I इफेक्ट ये ग्रुप है NO2 CN COOH और Cl। इनके लिए आपको दोस्तों क्या करना है, -I जो इफेक्ट है उसका ऑर्डर बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखो -I इफेक्ट हमने कहाँ किया है, अभी मैं आपको बताता हूँ। -I इफेक्ट देखो, -I इफेक्ट कहाँ किया है भाई हमने, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, मेरे ख्याल से इसमें हो सकता है -I इफेक्ट, या फिर आपका किस में होगा अभी देखते हैं, इसमें तो नहीं है, यस इसमें हो सकता है -I इफेक्ट, देखते हैं -I इफेक्ट इसमें है क्या, अभी पता लग जाएगा, डोंट वरी। इसमें तो नहीं है दोस्तों, तो -I इफेक्ट इसमें होगा, इसमें भी होना चाहिए या नहीं, इसमें भी नहीं है दोस्तों -I इफेक्ट, तो इसमें होना चाहिए, इसमें भी नहीं है -I इफेक्ट, तो इसमें होना चाहिए, इसमें भी नहीं है -I इफेक्ट, तो -I इफेक्ट हम निकाल लेते हैं, जाएगा कहाँ, हमसे बच के कहीं जा सकता है क्या, मतलब ही नहीं है, सवाल ही नहीं है कि -I इफेक्ट हमसे बच के कहीं जा सके। ये आपके सामने दोस्तों -I इफेक्ट आ गया है और ये इसका आपका ऑर्डर आपके सामने है, ये लो, ठीक है। तो -I इफेक्ट का ये जो ऑर्डर है ये आपको याद होना चाहिए, इसको सबसे पहचान लो, NR3 + SR3 + NH3 + CF3 और फिर आपका देखो दोस्तों आ गया NO2 CN COOH और उसके बाद में हेलोजन। तो आपको यहीं से ये ऑर्डर उठा करके पूछा गया है क्वेश्चन में, -I इफेक्ट का ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। अब इसमें जो आंसर है वो आपको साफ ही पता चल गया होगा, NO2 ज़्यादा होता है -I, फिर CN, फिर COOH और Cl, जैसा कि हमने अभी अभी देखा है। तो NO2 देखिए स्ट्रॉन्ग आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो उसके हिसाब से इसमें आंसर आएगा आपका ए, ठीक है। ये IUPAC नाम आपको लिखना है और IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको पता ही है क्या करना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट चेन लेनी पड़ेगी। लॉन्गेस्ट चेन हमने ले ली, मान लेते हैं ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, ये लो, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, इतनी बात हो गई, ओके, ठीक है। कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब इसमें नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम मिलना चाहिए। अब इसमें देखो दोस्तों सब्सटीट्यूएंट है, आपके जो हेलोजन है वो भी सब्सटीट्यूएंट की तरह ट्रीट होते हैं, मेथाइल ग्रुप भी सब्सटीट्यूएंट की तरह ट्रीट होता है। तो अब आप नंबरिंग करोगे, आप नंबरिंग किधर से ही कर लो, आपका F और Cl में टाई होता है, टाई होने से मतलब क्या हुआ, देखो यदि आप इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि आपका जो हेलोजन है उनकी पोजीशन क्या मिली, 3 और 5, ठीक है। इधर से जाते हैं तो ठीक है। अब आपका इधर से करने में देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि इधर से भी आपको क्या पोजीशन मिली, फ्लोरीन और क्लोरीन की 3 और 5, यानी कि दोनों की डायरेक्शन आपका पोजीशन से फैसला नहीं हो रहा है दोस्तों। जो पोजीशन से हम फैसला करते हैं ना, लोएस्ट लोकेंट ऑफ क्या बोलते हैं, लोएस्ट
सेट ऑफ लॉकेंट वाला रूल है ना, ठीक है, उसके बेसिस पे यहाँ पर फैसला नहीं हो रहा। तो हम किसके बेसिस पे करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल। अल्फ़ाबेटिकल में एफ फ्लोरीन है, एफ से स्टार्ट होता है, क्लोरीन सी से स्टार्ट होता है, इसका मतलब क्लोरीन को प्राथमिकता देंगे, प्रायोरिटी देंगे, इसका मतलब नंबरिंग आपकी इधर से करेंगे। ये डायरेक्शन हो गया 1 2 3, ठीक है। तो और लिखने में सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल वाले को लिखते हैं, तो अल्फ़ाबेटिकल Cl को पहले लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 3 क्लोरो। तो 3 क्लोरो देखो सबसे पहले, तो 3 क्लोरो कहाँ है, 3 क्लोरो ये रहा, और यही आपका आंसर है, क्योंकि 3 क्लोरो 5 फ्लोरो, 5 पे आपका फ्लोरीन है, और 3 5 डाई मिथाइल हेप्टेन, ये आपका 3 कार्बन पे मिथाइल है, ये आपका 5 कार्बन पे मिथाइल है, तो ये हो गया आपका 3 मिथाइल, ओ सॉरी ये रहा 3 5 डाई मिथाइल आपका हेप्टेन, ठीक है। तो 3 क्लोरो 5 फ्लोरो 3 5 डाई मिथाइल हेप्टेन, ये इसका नाम हो गया। ये एक और IUPAC नाम है जिसमें आपका एल्कोक्सी ग्रुप है, ये आपका मैथोक्सी ग्रुप है, ये आपका एथोक्सी ग्रुप है। एथोक्सी ग्रुप ई से स्टार्ट होता है दोस्तों, मैथोक्सी ग्रुप M से स्टार्ट होता है। अब आप इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहचानेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी ये है दोस्तों, कौन सी है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब आप नंबरिंग देखेंगे, नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 देंगे। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कीटोन है, ठीक है। कीटोन मतलब फंक्शनल ग्रुप तो ईथर भी है, लेकिन ये जो एल्कोक्सी ग्रुप होते हैं इनको हमेशा सब्स्टिट्यूएंट में लिखते हैं, ठीक है। इसलिए आपका जो कीटोन है उसकी जो पोजीशन है वो दोनों तरफ से देखो 3 नंबर आएगी, चाहे आप इधर से नंबरिंग कर लो चाहे आप इधर से नंबरिंग कर लो, ठीक है। कितनी आएगी, 3 नंबर। अब इसका मतलब कीटोन की पोजीशन से ये फैसला नहीं हो रहा कि नंबरिंग किधर से करें, तो वापस हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे जाएंगे जैसा हमने अभी किया है। एथोक्सी ई से स्टार्ट होता है, मैथोक्सी M से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम एथोक्सी की साइड से नंबरिंग करना पड़ेगा, अल्फ़ाबेटिकल कम होता है, तो ऐसे ही नंबरिंग करेंगे। तो 2 पे आपका एथोक्सी आ गया और 4 पे आपका मैथोक्सी आ गया। तो 2 पे आपका एथोक्सी, 4 पे आपका दोस्तों हो गया आपका क्या, 2 पे आपका एथोक्सी, 4 पे आपका मैथोक्सी, पेंटेन 3 ऑन, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। 2 पे एथोक्सी है, 4 पे आपका मैथोक्सी और पेंटेन, और 3 पे आपका कीटोनिक ग्रुप है, तो पेंटेन 3 ऑन हो गया, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई। ये रेजोनेंस का एक बहुत ही बेसिक वाला क्वेश्चन है। इसमें यही पूछा है कि इनकी जो 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 स्ट्रक्चर है इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगी। देखो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है ना, वो सबसे पहला रूल क्या है उसका, सबसे पहला रूल ये है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। सबसे पहला रूल ये है दोस्तों कि जिसमें कोवलेंट बॉन्ड का नंबर ज़्यादा होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। अब कोवलेंट बॉन्ड में देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो सिग्मा जो स्केलेटन होता है, सिग्मा बॉन्ड को तो हम हाथ ही नहीं लगाते। रेजोनेंस में सिर्फ पाई बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये मूव करते हैं। एटम की पोजीशन हिलती नहीं है, सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन हिलती नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यदि हम लोग ज़्यादा देखना चाहते हैं तो पाई बॉन्ड का नंबर ज़्यादा देख लोगे बस, बाकी तो कुछ देखना ही नहीं है। तो इसमें आपके पाई बॉन्ड कितने हुए, 2 पाई बॉन्ड है, इसमें भी आपके 2 पाई बॉन्ड है, इसमें भी आपके 2 पाई बॉन्ड है। यहाँ हमें फैसला नहीं हुआ दोस्तों, नंबर ऑफ एटम से हमें फैसला नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब सेकेंड रूल आएगा चार्ज सेपरेशन का, कि आपका चार्ज यदि सेपरेशन है, ठीक है, तो मतलब मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर वो होगी जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं हो। तो चार्ज सेपरेशन किस में नहीं हो रहा, नंबर 1 में नहीं हो रहा है दोस्तों चार्ज सेपरेशन, इसका मतलब नंबर 1 सबसे ज़्यादा स्टेबल है। और यहाँ पर सेकंड में और थर्ड में देखो मैं जहाँ गोला कर रहा हूँ ये चार्जेज हैं प्लस माइनस, यहाँ पर इनमें चार्ज सेपरेशन है, यानी कि चार्ज अलग अलग हो गया सेकंड और थर्ड में, इसलिए सेकंड और थर्ड के कंपैरिजन में फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। अब हमें ऑप्शन देखना है जिसमें फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। ओके, इन 3 में फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल है, गजब हो गया भाई, ठीक है। तो अब हमें इसका मतलब सेकंड करना पड़ेगा। अब आप देखो थर्ड और सेकंड में, सेकंड और थर्ड में आपका कौन ज़्यादा स्टेबल है। अब चार्ज सेपरेशन जब हो गया तब हमें ये देखना है कि ऑपोजिट चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कम होनी चाहिए और सेम चार्जेस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ ऑपोजिट चार्जेस हैं और डिस्टेंस भी सेम है, 1 और 3 की डिस्टेंस है 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, यानी कि चार्जेस के बीच में डिस्टेंस सेम है। अब अगला रूल लेंगे कि आपका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए, और पॉजिटिव चार्ज आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए। अब उसको चेक करेंगे तो थर्ड स्ट्रक्चर में नेगेटिव जो चार्ज है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन के ऊपर है। इसका मतलब थर्ड सेकंड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, जो कि सही सिचुएशन नहीं है, क्योंकि जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा होल्ड कर सकता है। इसका मतलब फर्स्ट आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर आपका थर्ड हो गया,
ठीक है, और फिर आपका हो गया दोस्तों सेकंड, क्योंकि सेकंड में आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे आ रहा है। तो फर्स्ट थर्ड और सेकंड, फर्स्ट थर्ड और सेकंड आपका आंसर हो गया दोस्तों बी। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, चलते हैं आगे। 18वां क्वेश्चन आ गया। 18वें क्वेश्चन में मिस्टेक है, मिथाइल 3 ऑक्सोब्यूटेनोएट का एनोलिक रूप इसके कीटो रूप की तुलना में अधिक है। देखो ये जो मिथाइल 3 ऑक्सोब्यूटेनोएट है इसका एनोलिक रूप इसके कीटो की तुलना में अधिक स्थायी नहीं होता है, कम स्थायी होता है, ठीक है। इसलिए इसको हमें कीटो रूप की तुलना में ये हमें हटाना होगा, ये हमें हटाना होगा, अधिक भी हटाना होगा। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि मिथाइल जो ऑक्सोब्यूटेनोएट का जो एनोलिक रूप है वो यदि थोड़ा बहुत भी स्टेबल है तो वो क्यों है, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी की रीज़न हम पूछ सकते हैं। और उसका रीज़न क्या होगा दोस्तों? रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन ऑफ H बॉन्डेड इनोलिक फॉर्म। बात आपको समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है, देखो इसका नाम लिखते हैं मिथाइल 3 ऑक्सोब्यूटेनोएट, यानी कि है तो ये एस्टर, ठीक है, ब्यूटेनोएट आ गया ना, तो है तो ये एस्टर। तो इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं फटाफट से, आपका सी से आपका ये डबल बॉन्ड और ये आपका दोस्तों ऑक्सीजन और ये आपका CH3, ये तो हो गया आपका मिथाइल। अब आपको बनाना है 3 पे ऑक्सो और ब्यूटानोएट, ठीक है। तो ये आपका 1 कार्बन एटम है, ये आपका 2 कार्बन एटम है जहाँ पे CH2 है, और ये आपका 3 कार्बन एटम है जहाँ पर ऑक्सो है, और ये आपका हो गया दोस्तों CH3। अब देखो ये नाम आपका हो गया क्या, मिथाइल 3 ऑक्सो, ये 1 और 3 पे आपका क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, तो 3 ऑक्सो ब्यूटेनोएट। ब्यूटेनोएट का मतलब 1 2 3 4 4 कार्बन एटम का एस्टर ग्रुप है, इसलिए ब्यूटेनोएट। बात आपको समझ में आ गई? ओके, तो नाम हमने देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि इसमें आपके जो टोटोमेरिज्म होगा ना, टोटोमेरिज्म होगा तो देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन हट करके यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन है कि टोटोमेरिज्म में क्या होता है, हाइड्रोजन का मूवमेंट होता है एक पॉलीवेलेंट एटम से दूसरे पॉलीवेलेंट एटम पर, और साइमल्टेनियसली रीअरेंजमेंट होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का। तो डबल बॉन्ड देखो किधर आ गया और हाइड्रोजन कहाँ चला गया। अब ये जो स्ट्रक्चर है 6 मेंबर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये स्टेबिलाईज हो गई, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका क्या है, इसमें रेजोनेंस है ना। क्यों? क्योंकि ये यहाँ आ जाएगा और ये दोस्तों यहाँ चला जाएगा, तो ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड आपका इनोलिक फॉर्म हो गया, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर है रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन ऑफ H बॉन्डेड इनोलिक फॉर्म। ये H बॉन्डेड है, इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग है, ये इंटरमोलिकुलर लिखा हुआ है, ये आपका आंसर वैसे ही सही नहीं होने वाला है। तो आपने देखा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, है ना, जिसकी वजह से कई ऑब्जेक्शन आए। यस, What is the decreasing priority order of functional group as per IUPAC nomenclature rule? ये देखो IUPAC ने देखो जब जो एक से ज़्यादा यदि फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो उनकी जो नोमेनक्लेचर में उनकी प्रायोरिटी का मतलब आपको पता है सेकेंडरी सफिक्स तो एक ही फंक्शनल ग्रुप का लगेगा, ठीक है ना। बाकी फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्सेस में आ जाएंगे, यानी कि एज ए सब्सटीट्यूएंट उनको हम ट्रीट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हमें बाकायदा बहुत ही अच्छी तरह से जो आपका क्या बोलते हैं, हमारे पास वो जो इनका ऑर्डर है फंक्शनल ग्रुप का वो हमारे पास एकदम साफ है, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है हमने ठीक वैसा ही लिया है। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद में उसके कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में ये क्लिक कैसे नहीं हो रहा भाई, कैसे एनोटेशन ऑन नहीं हो रहा, इसको तो होना पड़ेगा, इसको पता है ना। ओके यस, तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद में सल्फोनिक एसिड है, फिर आपका एसिड एनहाइड्राइड है, एस्टर है ना, आपका एसिड हेलाइड है, एमाइड है। तो वहाँ अब देखो ये जो ऑर्डर है प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये आपको पूरा याद होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एस्टर, फिर ये आपका एसिड हेलाइड, फिर एमाइड, और फिर आता है CN दोस्तों, फिर आपका CHO और कीटोन OH NH2 ये सब आते हैं, फिर लास्ट में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। बात आपको समझ में आ गई? तो ये आपके सामने IUPAC नोमेनक्लेचर में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो तो प्रायोरिटी वाले का सफिक्स लगता है, उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ये रहा जो IUPAC ने दिया था, ठीक है। अब यहाँ आप देखोगे तो आपका ये ऑर्डर सही है, 3 नंबर, ये एस्टर है, फिर आपका एसिड हेलाइड है, फिर एमाइड है, इतनी बात सही है, फिर CN है, फिर आपका एल्डिहाइड और फिर कीटोन है, ये एकदम सही है दोस्तों, एकदम सही ऑर्डर है ये। इसने यहाँ क्या मिस्टेक हो गई, CHO को पहले कर दिया इस CN से, ये गलत हो गया। यहाँ क्या मिस्टेक हो गई, CHO को CN से पहले कर दिया, ये भी गलत हो गया दोस्तों, ठीक है। और इसमें क्या मिस्टेक हो गई, इसमें CHO को आपका एमाइड से भी पहले कर दिया, ये नहीं, ये नहीं चलेगा भाई। एस्टर, एसिड हेलाइड और एमाइड इन तीनों का तो जोड़ा है, ऐसे ही इनका वो है आपका प्रायोरिटी का ऑर्डर है।
अगला क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रेजोनेंस। रेजोनेंस के बारे में गलत स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहला, अनुनादी ये क्या है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड हैव ऑलमोस्ट एनर्जी। यस, एक मतलब लगभग समान इनकी एनर्जी होनी चाहिए। रेजोनेंस में देखो दोस्तों, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूएंट आयन मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम मस्ट बी इन सेम पोजीशन। यस, रेजोनेंस में कभी भी एटम अपनी पोजीशन से नहीं हिलता है, केवल पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर में ही इंटरेक्शन होता है। ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। यस, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में समान होता है। सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर, ठीक है, अनपेड का पेयर्ड का समान होगा तो अनपेड का भी समान ही होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अंडरगोज रैपिड इंटरकन्वर्जन लाइक टोटोमेरिज्म। नहीं, ये गलत है, ये गलत है दोस्तों। 12 बज चुके हैं मुझे रिकॉर्डिंग करते करते, इसलिए नींद आ रही है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, ये अभी कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। यस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अंडरगोज रैपिड इंटरकन्वर्जन लाइक टोटोमेरिज्म। नहीं, ये गलत है। याद रखिए, कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस में जो स्ट्रक्चर होती है उनका अस्तित्व नहीं होता है, वो रियल स्ट्रक्चर नहीं होती है, वो केवल पेपर पे एग्जिस्ट करती है, वो हकीकत में ऐसी कोई स्ट्रक्चर होती ही नहीं है जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो। ठीक है। और इनके बीच में कोई रैपिड इंटरकन्वर्जन भी नहीं होता है। ठीक है। आपका जो टोटोमेरिज्म है दोस्तों, वो लेकिन सच में होने वाला फिनोमिना है, और टोटोमेरिज्म में दो जो स्ट्रक्चर होती है उनके बीच में सच में इक्विलिब्रियम होता है। बात आपको समझ में आ गई? तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो हकीकत में होती ही नहीं है, ये सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती है, रियल स्ट्रक्चर नहीं होती है, इसलिए इनके बीच में क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यस। अगला क्वेश्चन 21 रीजन असर्शन का क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज इक्वल टू एवरेज ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑल कैनोनिकल फॉर्म। यानी कि आपका रेजोनेटिंग जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो आपके बाकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उनकी एनर्जी का एवरेज होता है। नहीं भाई, ये तो एवरेज का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। रेजोनेंस एनर्जी हमारी क्या होती है, जरा सुन लो, आपका मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म, यानी कि मोस्ट आपका स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। मतलब एक मॉलिक्यूल की कई सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उनमें से जो सबसे ज़्यादा स्थायी है वो, और जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है वो, इन दोनों के बीच का ये जो एनर्जी गैप है, इसको हम लोग दोस्तों रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। न कि सभी आपकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उनकी एनर्जी का सम करके फिर हम एवरेज निकालेंगे, वो नहीं है, वो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो बॉन्ड ऑर्डर का जरूर होता है, याद रखना, बॉन्ड ऑर्डर जरूर एवरेज निकलता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, जैसा कि हमने फॉर्मूला लिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया, असर्शन तो भाई गलत है, गलत है। ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड कैन नॉट बी प्रेजेंटेड बाय ए सिंगल स्ट्रक्चर। हाँ, ये बात सही है, रेजोनेंस हाइब्रिड को एक सिंगल स्ट्रक्चर से प्रेजेंट नहीं कर सकते, इसीलिए तो कई सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं उसके लिए। ये बात सही है, रीजन एकदम सही है, यानी कि असर्शन गलत है, असर्शन गलत है, रीजन सही है, असर्शन इनकरेक्ट, रीजन इसका सही है। इसका मतलब ये आपके क्या हो गया दोस्तों, आपका डी इसमें आंसर हो गया। इतनी बात है, ओके, चलते हैं आगे। हाँ, ये कह रहा है द बॉन्ड दैट अंडरगोज हेट्रोलाइटिक क्लीवेज मोस्ट रेडिली, यानी कि आपका ऐसा कौन सा बॉन्ड है जो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा उसका बहुत ही जल्दी, आसानी से। ठीक है। तो वो देखो, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज है, मान लेते हैं इसके बीच में हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होना है, तो कैसे होना है, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर है ये उसके ऊपर खिसक जाएंगे। ठीक है ना, उसकी तरफ खिसक जाएंगे, और फिर बाद में इनके ऊपर चार्जेस डेवलप हो जाएगा, और चार्जेस डेवलप हो जाएगा तो यहाँ से आपका जो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होना है वो बहुत ईजी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड में जितनी पोलैरिटी होगी या फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज वहाँ पर उतना ही आसानी से होगा। ठीक है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस देखते हैं, वो आपके OH में सबसे ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए OH बॉन्ड को आसानी से हेट्रोलाइटिक क्लीवेज तोड़ा जा सकता है। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज का मतलब आप समझ गए ना, कि जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों के दोनों अधिक जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला एटम है उस पर आ जाए, और उस पर आपका एनायन बन जाए, और दूसरे पे आपका कैटायन बन जाए। बात आपको समझ में आई? ओके। बाकी आप देख लो, CO, CH, CC, इनमें जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है वो कम है। ठीक है ना। और आप जानते भी हो कि CC बॉन्ड और CH बॉन्ड ये तो नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं, इनमें तो कुछ होता ही नहीं है। ओके, यस। हाइपर कंजुगेशन, क्वेश्चन नंबर 23, हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्रुप R इन, इसमें ये स्ट्रक्चर है, इसमें R ग्रुप जो है उसका हाइपर कंजुगेशन देखना है हमें। यदि R मिथाइल हो या इथाइल हो या आपका ये आइसोप्रोपाइल हो, तब हाइपर कंजुगेशन कहाँ ज़्यादा होगा? जाहिर सी बात है, हाइपर कंजुगेशन हमारा अल्फा
कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं उनके नंबर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप ये जो R है इसकी जगह यदि आप CH3 लगाओगे दोस्तों और फॉर्मूला लिखोगे इस तरह से, तो आप समझिए ना इसमें 3 अल्फा H हैं। कितने अल्फा H हैं? 3 अल्फा H। जबकि मतलब ये हमने लगाया मिथाइल, यदि आप इथाइल लगाओगे तो इसमें कितना आएगा? 2 अल्फा H। किस पर? अल्फा कार्बन पे। ये अल्फा कार्बन है, डबल बॉन्ड का अगला कार्बन अल्फा है। यदि यहाँ भी आप लगाओगे तो डबल बॉन्ड का अल्फा कार्बन एटम ये है, इस पे आपका एक ही हाइड्रोजन है दोस्तों, तो उसमें एक अल्फा H, यानी कि CH3 में हाइपर कंजुगेशन सबसे ज़्यादा होगा, फिर इथाइल और फिर आइसोप्रोपाइल। आंसर आपका ये हो गया, यानी कि R की जगह आप CH3 लगाओगे तो हाइपर कंजुगेशन आपका सबसे ज़्यादा होगा उसमें। ये स्ट्रक्चर्स हैं, 2 स्ट्रक्चर हैं, इनको पूछा है ये क्या है बोल करके। तो देखो लड़ाई यहाँ पर किसकी है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की है और टोटोमेरिज्म स्ट्रक्चर की है। इन दोनों में से ही आपको एक छांटना है, ठीक है। टोटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, क्या है? टोटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि आपका हाइड्रोजन का जो मूवमेंट होता है एक पॉलीवेलेंट एटम से दूसरे पॉलीवेलेंट एटम पर, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मूवमेंट तो नहीं हो रहा ना, इसलिए इसका मतलब ये आपका टोटोमेरिज्म नहीं है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप जानते ही हैं क्या होता है, लोन पेयर और पाई बॉन्ड है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ जो इसका ये लोन पेयर है, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड है, ये आपस में इंटरेक्शन करेंगे। कैसे? ये आपका लोन पेयर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ बॉन्ड बनाएंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएंगे, ऐसे कि ऐसे। तो ये आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दोस्तों, टोटोमेरिक स्ट्रक्चर नहीं है। टोटोमेरिक स्ट्रक्चर में एक प्रोटॉन को एक पॉलीवेलेंट एटम से दूसरे पॉलीवेलेंट एटम पे जाता है, यानी कि आपका हाइड्रोजन, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके रीअरेंज होते हैं। ओके ओके, देखिए ये जो बेकार मतलब क्या बोलते हैं, फ्रॉड के जो मैसेज होते हैं वो रात को 12 बजे भी भेजते रहते हैं, बताओ, है ना, ये भी कोई बात हुई? ओके, यस, आगे देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, द पोलैरिटी इज प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल्स बाय इंटरेक्शन ऑफ 2 पाई बॉन्ड। अच्छा ओके, अब मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। इसने ये कहा है कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें आपकी पोलैरिटी लानी है। कैसे लानी है? या तो आप 2 पाई बॉन्ड में इंटरेक्शन कराओ, ठीक है, किसमें? 2 पाई बॉन्ड में आप इंटरेक्शन कराओ, या एक पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर में इंटरेक्शन कराओ, या आप करवाओगे एक पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर में। तो उसको हम क्या बोलते हैं बोल करके देखो, 2 पाई बॉन्ड के बीच में इंटरेक्शन ऐसे होगी, और ये लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में भी इंटरेक्शन आपकी ऐसे होगी। ये दोनों ही केस किसके हैं दोस्तों? रेजोनेंस के। तो रेजोनेंस की वजह से जो मतलब 2 पाई बॉन्ड में इंटरेक्शन और एक लोन पेयर और एक पाई बॉन्ड में इंटरेक्शन जो है, उसकी वजह से जो पोलैरिटी आ रही है, ठीक है, वो रेजोनेंस की वजह से आ रही है दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर आपका आंसर आएगा सी। देखो इंडक्टिव इफेक्ट तो आप जानते ही हो, आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आप जानते ही हो, जब कोई रिएजेंट आता है तब ये होता है, टेम्परेरी इफेक्ट होता है, वो है नहीं यहाँ पर। रेजोनेंस ही हो सकता है एक लोन पेयर और एक पाई बॉन्ड में, और 2 पाई बॉन्ड में रेजोनेंस हो सकता है, इसलिए ये रेजोनेंस आएंगे, ठीक है। होमोलाइटिक फिशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन इथेन गिव्स इंटरमीडिएट इन विच कार्बन इज। ओके, इसने ये कहा है कि आपका इथेन है, ठीक है, इसका कराना है होमोलाइटिक क्लीवेज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये बन गए आपके पास CH3 रेडिकल। अब ये पूछा है कि जो इंटरमीडिएट बनेगा कार्बन का उसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो भाई इंटरमीडिएट तो बन रहा है फ्री रेडिकल। होमोलाइटिक क्लीवेज जब होगा तो फ्री रेडिकल बनेगा। हेट्रोलाइटिक में कार्बोकैटायन और कार्बन आयन बनते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्री रेडिकल बनेगा इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो दोस्तों फ्री रेडिकल में हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या होता है? sp2 होता है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया, देखो 27, अरेंज द कार्बन आयन इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। ओके, कार्बन आयन हमारे पास है, डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी बतानी है हमें। तो कार्बन आयन की डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी कैसे लगाएंगे, इसका काफ़ी सिंपल सा तरीका है, और वो ये है आपका कि कार्बन आयन आपको पता है जो कार्बन है उससे यदि हम लोग कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ देंगे तो वो इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये चार्ज कम हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा, यानी कि आपका कार्बन आयन स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा लगे होने चाहिए। तो वो कहाँ लगे हुए हैं, देखो CCl3 में जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उस पर 3 आपके क्लोरीन लगे हुए हैं जिनका स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट होता है,
ठीक है। तो इसकी वजह से ये आपके नेगेटिव चार्ज को खींच रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ये होगा। फिर आपका रेजोनेंस की वजह से C6H5CH2- ये रेजोनेंस की वजह से ये होगा। फिर आपका ये आएगा आपका सेकेंडरी और फिर आपका आएगा टर्सरी। दोस्तों बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि कार्बन आयन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो कार्बोकैटायन का उल्टा होता है, ठीक है। तो इसमें जो प्राइमरी टाइप का है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये बेंजाइलिक है, ये ज़्यादा स्टेबल है कंजुगेशन की वजह से, रेजोनेंस की वजह से, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। फिर आपका सेकेंडरी आ गया, फिर आपका टर्सरी आ गया। बात आपको समझ में आ गई। कार्बन आयन का ऑर्डर भी वही है जहां हमने अभी फ्री रेडिकल वाले ऑर्डर का एक PDF देखा था ना, उसमें कार्बन आयन का ऑर्डर भी है, वहाँ से आप इसको समझ सकते हो। IUPAC नाम लिखना है। IUPAC नाम में अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि जब भी कोई बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई कोई भी कार्बन चेन है, मान लेते हैं ये चेन है, और इसमें यदि फंक्शनल ग्रुप आ गया, ओके यस ये लो, तो हमेशा याद रखना ये जो बेंजीन ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होती है और इसको प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं और इसका प्रीफिक्स होता है दोस्तों फिनाइल, ठीक है। यहाँ भी वही है, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है और ये अब यहाँ पर क्या लिखी हुई है, बेंजीन रिंग, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर एल्किल ग्रुप मानेंगे और इसको लिखेंगे फिनाइल, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग करते हैं। देखो एल्डिहाइड वाला कार्बन नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6, ओके। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट आपका 5वें कार्बन पर क्या है, आपका मिथाइल है, और जो कि आपका M से शुरू होता है, और आपका फिनाइल है, ये P से शुरू होता है, इसकी पोजीशन 4 है, ठीक है। और मिथाइल की पोजीशन क्या है, 5। तो आप पहले किसको लिखोगे भाई, अल्फ़ाबेटिकल में आप पहले फिनाइल को लिखोगे क्या, नहीं, मिथाइल M से शुरू होता है, मिथाइल को लिखेंगे। तो आपका क्या हो गया, 5 मिथाइल, 5 पे है ना मिथाइल, तो आपका आंसर क्या हो गया, 5 मिथाइल। अब आप 5 मिथाइल देखोगे, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ठीक है। 5 मिथाइल आ जा भाई, 5 मिथाइल, अच्छा दोनों में 5 मिथाइल है, ओके कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 5 मिथाइल के बाद में सेकंड जो सब्स्टिट्यूएंट वो फिनाइल है, 4 फिनाइल, 5 फिनाइल, 5 मिथाइल, 4 फिनाइल, और इसमें कितने कार्बन एटम है, हैग्स हैग्स हेक्सेनेल, हेक्सेनेल हो गया ना, बहुत सिंपल सी बात है, ओके। तो ये आ गया आपका 5 मिथाइल 4 बेंजाइल, नहीं भाई बेंजाइल नहीं आएगा, 5 फिनाइल 4 5 मिथाइल 4 फिनाइल और आपका हेक्सेनेल, ये एकदम सही है। 5वें कार्बन पे मिथाइल, 4th कार्बन पे फिनाइल और फिर आपका हेक्सेनेल। वापस चेक कर लेते हैं, 5th कार्बन पे आपका मिथाइल है, ये देखो ये रहा, 4th पे आपका फिनाइल ग्रुप है, ओके ये एकदम सही आंसर है। 28 में आपका कौन सा आ जाएगा भाई, आपका डी आ जाएगा। बात इतनी सी है, ओके यस। चलते हैं आगे। 29 बहुत छोटा सा सवाल है, कैसे, ये बोला है विच ऑफ द ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोमर ऑफ कंपाउंड, यानी कि जो आपके ऑप्शन है उसमें से आइसोमर कौन सा नहीं है, इस फॉर्मूले का आइसोमर कौन सा नहीं है। तो देखो आइसोमर का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो, ठीक है। यानी कि आइसोमर होने के लिए सबसे पहली शर्त है कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक होना चाहिए, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका देख लेते हैं। तो कार्बन इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, C6। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 6 और 3 9 और 3 12, ओके। H12 और O, एक ऑप्शन है ना, ये रहा O, ओके। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना, आपको किस में नहीं मिलेगा, बी में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, बी में हाइड्रोजन का नंबर कम है। देखो 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 4 आपके 10 हैं। तो C6 और H10 ही हुआ। जब अच्छा लास्ट में ये O है, जब हाइड्रोजन का नंबर ही बराबर नहीं है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, तो ये दोस्तों आइसोमर आपके कभी नहीं हो सकते। बाकी 3 में आपको सेम मिलेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बस बी में डिफरेंस है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, इसलिए ये क्या है आपका आइसोमर नहीं है, ओके। अब यहाँ देखना है, कुछ कार्बोकेटाइन है आपके सामने, उनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना है दोस्तों, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ओके। अब आप इनकी स्ट्रक्चर देखिए, देखिए फर्स्ट की स्ट्रक्चर देखिए, कहाँ है फर्स्ट की स्ट्रक्चर, देखो फर्स्ट में और थर्ड में कंपटीशन है, ये थर्ड और ये फर्स्ट है, क्योंकि दोनों में यहाँ ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट और थर्ड का कंपटीशन ज़्यादा है। कैसे, ये जो आपका ऑक्सीजन है इसके ऊपर होते हैं लोन पेयर, देखो, और लोन पेयर होने की वजह से ये अपने लोन पेयर इधर डोनेट कर सकता है, इसलिए ये आपका कौन सा इफेक्ट दिखाता है, +R इफेक्ट, ठीक है। इतनी बात हो गई, ओके। अब +R इफेक्ट इसका मतलब फर्स्ट में भी है और थर्ड में भी है, तो ये +R इफेक्ट में तो ये बराबर हो गए। और फर्स्ट और थर्ड है वो फोर्थ और सेकंड से ज़्यादा स्टेबल होंगे। क्यों, क्योंकि उनमें केवल और केवल आपका यानी कि उनमें +R
इफेक्ट कुछ कोई भी नहीं है। और ये आप जानते ही हो कि हम सबसे पहले कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को कंसिडर करते हैं, एरोमेटिसिटी को सबसे पहले, फिर उसके बाद में रेजोनेंस, फिर उसके बाद में हाइपर कंजुगेशन, फिर आपका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे लास्ट में आता है, ठीक है ना, इफेक्टिवनेस के ऑर्डर में। ओके, अब आप देखोगे यहाँ पर प्लस आर है, जिसकी वजह से इनमें रेजोनेंस है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आएंगे, बॉन्ड बनाएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाएगा आपका। तो ये आपके फर्स्ट और थर्ड हैं, ये प्लस आर इफेक्ट होने की वजह से ज़्यादा स्टेबल हैं सेकंड और फोर्थ से। इतनी बात तो समझ में आ गई। ओके, अब सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड में फैसला कर लेते हैं, सेकंड और फोर्थ में फैसला बाद में कर लेंगे। ओके, फर्स्ट और थर्ड में आप देखिए, ये यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट के साथ में यहाँ पर आपका एक CH3 है और यहाँ पे आपका CH3 है, यानी कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर 6 अल्फा H है, ठीक है। यहाँ पर कितने अल्फा H है, ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे है, यहाँ केवल CH3 है, इसलिए यहाँ पर केवल 3 अल्फा H है। ये लो दोस्तों, आपका फर्स्ट वाला है वो विनर हो गया, क्योंकि उसमें प्लस आर के साथ साथ हाइपर कंजुगेशन भी ज़्यादा है, ठीक है। प्लस आर के साथ साथ क्या है, हाइपर कंजुगेशन भी ज़्यादा है। उसके बाद में आएगा थर्ड, यानी कि फर्स्ट और फिर आपका आएगा दोस्तों थर्ड। अब सेकंड और फोर्थ में देख लेते हैं। सेकंड में आप देखो ना, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, फर्स्ट में आपका प्राइमरी है, तो आप समझ ही गए ना, यहाँ पर सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होगा और आपका जो क्या बोलते हैं प्राइमरी वाला है फोर्थ, वो सबसे कम स्टेबल होगा। और सेकंड को और फोर्थ को आप हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे भी सोल्व कर सकते हो दोस्तों। इसमें हाइपर कंजुगेशन 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 यहाँ है, तो इसलिए ये आपको क्या बोलते हैं, ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि इसमें 5 अल्फा H हो गई। इतनी बात हो गई। और वो आपका जो फोर्थ नंबर है वो कम स्टेबल है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है क्या? और कोई क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। फाइनली ये जो रिकॉर्डिंग है वो हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि हर क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो मैं आपको समझा पाया हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो आपको पता चल गया लर्निंग केमिस्ट्री